1980 के दशक में नर्मदा नदी पर बांध बनाए जाने के विरोध में विस्थापित होने वाले आदिवासियों और किसानों का पक्ष लेते हुए कई पर्यावरणवादियों, मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और संस्थाओं ने आंदोलन किया। इस आंदोलन की आवाज दुनिया भर में गूंजी। विस्थापितों को न्याय मिला। जहां एक ओर आम आदमी की आवाज की ताकत दिखी, वहीं दूसरी ओर मिलने वाली जमीन और पुनर्वसन की राशि उनके उज्जवल भविष्य को कोई दिशा न दे सकी। अज्ञान और अशिक्षा की खाई में बच्चे, दिन रात नशे की लत के शिकार पुरुष और स्वास्थ्य के प्रति परिवार की लापरवाही ने स्वस्थ सामाजिक जीवन की मानो कमर तोड़ दी थी। नर्मदा मध्य भारत के पूरब से पश्चिम की ओर बहने वाली विशाल नदी। देश के 4 राज्यों छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में से होकर गुजरती नर्मदा नदी करीब 1300 किलोमीटर की दूरी तय करके अरब सागर में विलीन हो जाती है। विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक नर्मदा घाटी में पैदल नर्मदा परिक्रमा का असाधारण महत्व है। श्रद्धालु इसे पुण्य प्राप्ति का दिव्य अवसर मानते हैं। नर्मदा माई इस समय मौन है, परंतु यह सखी के साक्षी भाव वाला मौन नहीं है। यह अस्वस्थता का, हतबुद्धता का मौन है। विकल होकर मैंने कहा, नर्मदा माई, तुम्हारे इस मौन को शब्द रूप देने का एक अवसर मुझे दो ना। नर्मदा माई शांत हंसती। मैं लिखने लगी। नासिक में जन्मी और पली बढ़ी सुश्री भारती ठाकुर औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात सरकारी सेवा में कार्यरत रहीं। प्रकृति के प्रति एक सहज आकर्षण के रहते ट्रेकिंग, पक्षी निरीक्षण, वनस्पतियों की जानकारी जुटाना और अभ्यारण्यों में जाना जैसी गतिविधियां उनके जीवन का महत्वपूर्ण अंग बन गई। आर्टिलरी सेंटर की नौकरी करते हुए जीवन यापन चल ही रहा था। इसी बीच एक दिन उन्होंने अपनी 2 सहेलियों के साथ नर्मदा परिक्रमा का संकल्प लिया और शुरू हुई एक यात्रा। इसी यात्रा के साथ शुरू हुई एक अंतर यात्रा। इससे उन्हें जीवन का उद्देश्य मिला। नर्मदा परिक्रमा के दौरान कांकरिया गांव में भारती जी बुरी तरह बीमार हो गईं। तेज बुखार और गैस्ट्रो का अटैक था। एक साधु ने दीदी को औषधि की पुड़िया दी और स्वास्थ्य में तेजी से सुधार होने लगा। वहीं गांव के कुछ बच्चे भारती जी के पास इकट्ठा हुए। दीदी ने उत्सुकतावश उनसे बात की तो पता चला वो स्कूल तो जाते थे, लेकिन उन्हें अपना नाम तक लिखना नहीं आता था। पूछने पर पता चला कि सरकार ने ग्रामवासियों को डूब क्षेत्र के मुआवजे के रूप में जो अनुदान दिया था, वो सब उन लोगों ने शराबखोरी, जुए और अन्य व्यसनों और बुरी आदतों में गंवा दिया था। अब उनके पास खेती के लिए ना तो जमीन थी और ना ही पैसा। ये सब देख सुनकर भारती जी का मन बड़ा व्यथित हुआ। गांव की दयनीय परिस्थिति से आने वाली कई पीढ़ियों का नुकसान उनकी नजर से छिप न सका। इस समस्या के मूल में ही उन्हें एक उपाय नजर आया, विचार परिवर्तन। करुणा से भरे अंतर्मन ने एक संकल्प लिया, अपना शेष जीवन नर्मदा के आंचल में इन बच्चों के जीवन में आने वाले कल के अंधेरे को शिक्षा के माध्यम से दूर करने का। दीदी ने लेपा में ग्रामवासियों की सहायता से गांव की एक धर्मशाला में शिक्षा दान का कार्य शुरू किया। 14 बच्चों की इस अनौपचारिक कक्षा में दीदी उन्हें कविताएं, गीत और खेल के माध्यम से पढ़ना, लिखना और सरल गणित सिखाती। सरकारी स्कूल के समय के पहले यानी सुबह 8 से 10 बजे तक ये कक्षा चलने लगी।
मनोरंजक गतिविधियों द्वारा बच्चों के लिए ज्ञान पाना सहज और सरल हो जाता है। पढ़ाई के प्रति डर कम होता है और रुचि भी बढ़ने लगती है। यही तरीका था दीदी के पढ़ाने का। ये तरीका रंग लाया और 1.5 महीने के भीतर देखते ही देखते बच्चों की संख्या 14 से बढ़कर 132 तक पहुंच गई। इतनी तादाद में बच्चों को पढ़ाना आसान नहीं था। ऐसे में दीदी ने हाथ बटाने के लिए गांव की थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी महिलाओं को साथ लिया। एक बार कुछ मेहमानों के सामने दीदी ने बच्चों का कार्यक्रम रखा। उस कार्यक्रम में आसपास के गांव के कुछ बुजुर्ग भी आए हुए थे। बच्चों के प्रस्तुतिकरण से वो बड़े प्रभावित हुए। उन्होंने बच्चों में सकारात्मक परिवर्तन देखा और तुरंत ही दीदी से विनती की कि उनके गांव में भी यही उपक्रम शुरू किया जाए। फिर क्या था, दीदी के कार्य क्षेत्र में लेपा, अमलाथा, ससावड़, नाहरखेड़ी भी जुड़ गए। ये शुरुआत थी एक बड़े विस्तार की। दीदी मंडलेश्वर में रहती थीं और वहां से रोज सुबह किराए की गाड़ी से 15 किलोमीटर लेपा आती। दिन भर काम करके शाम को वापस जाती। एक बार एक महिला घबराई हुई सी दौड़ती हुई दीदी के पास मदद मांगने आई। महिला का बच्चा पीलिया से बीमार था। बच्चे का पूरा शरीर अकड़ गया था। उसे अस्पताल लेकर जाना था, लेकिन गांव में आवागमन का कोई साधन नहीं था। ऐसे में दीदी तुरंत उसे अपनी गाड़ी से अस्पताल ले गई। लेकिन डॉक्टर ने जांच करने के बाद बताया कि बच्चे की मौत तो सुबह ही हो गई थी। चीथड़ों में लिपटा पड़ा बच्चे का अकड़ा हुआ शरीर और असहाय मजदूर स्त्री की भावशून्य आंखें, इस मंजर ने दीदी को झकझोर कर रख दिया। अनुग्रह देते समय गुरु श्री स्वामी रंगनाथानंद जी ने दीदी से कहा था, राष्ट्र ही तुम्हारा ईश्वर है, उसकी सेवा करो। दीदी ने यह महसूस किया कि गांव में शिक्षा के साथ ही स्वास्थ्य संबंधी जन जागृति का काम भी उतना ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है, और अगर बड़े स्तर पर कार्य करना है तो एक संस्था का होना अनिवार्य है। दीदी ने अपने शुभचिंतक श्री खोचे काका और कल्याणी ताई से परामर्श कर 24 अगस्त सन 2010 में निमाड़ अभ्युदय की स्थापना की। रजिस्टर्ड संस्था के साथ दीदी ने नए सिरे से काम शुरू किया। स्वास्थ्य के प्रति जागृति लाने के लिए आरोग्य शिविर का आयोजन किया गया। गांव वासियों के लिए ये सब कुछ नया तो था ही, साथ ही उत्साहवर्धक भी था। अब तक की सारी गतिविधियों का खर्च दीदी स्वयं को मिलने वाली पेंशन से पूरा कर रही थी। तन मन और धन से दीदी द्वारा किया गया शिक्षा दान और स्वास्थ्य जागृति का ये कार्य गांव में काफी सराहा जा रहा था। एक दिन एक साधु दीदी से मिलने आए। मैं दूसरे किसी गांव में पढ़ा रही थी बच्चों को, तो हमारे लेपा के टीचर ने मुझे फ़ोन करके पूछा कि दीदी, बाबा आए हैं और आपसे मिलना चाहते। उनको गांव वाले तलवार बाबा कहते, आपसे मिलना चाहते। मैंने उनको कहा कि मैं तो अभी पढ़ा रही हूँ, क्या काम है पूछ लो, मैं बाद में उनको मिल लूँगी। वे नहीं माने, उन्होंने कहा कि नहीं, आज ही मुझे उससे मिलना है, अभी मिलना है। मैं थोड़ा डरते डरते पहुँच गई वहाँ कि क्या हुआ, ऐसे किसी बच्चे ने कुछ गलत काम तो नहीं किया, उनको कुछ गलत तो नहीं बोला। तो बाबा स्कूल ग्राउंड में कुर्सी में बैठे थे। मैंने पूछा, बाबा कैसे बुलाया, क्या काम है? उन्होंने कुछ कहा नहीं। पुनर्वास में उनको जो प्लॉट अलॉट हुआ था और उस अनुदान मिला था, उससे उन्होंने एक बहुत बड़ा आश्रम बनाया था। 90 बाय 60 का ये प्लॉट है और उसमें काफ़ी बड़ा आश्रम उन्होंने बनाया, बड़े बड़े कमरे हैं इसके। तो उसके कागजात उन्होंने मेरे हाथ में रखे और कहा कि ये जो आश्रम है बेटा, आज से तुम्हारे बच्चों के लिए।
मैं आश्चर्यचकित तो हुई। कुछ क्षण मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि अपनी कोई इमारत, अपनी प्रॉपर्टी किसी अनजान व्यक्ति को कोई कैसे दान कर सकता है। मैं कुछ असमंजस में थी। फिर भी 1 महीने तक मैंने थोड़ी सी तहकीकात की कि ये क्यों देना चाहते हैं, ये कागजात सच में उनके नाम पर है कि नहीं है। लोगों ने कहा कि अगर अच्छे काम के लिए दे रहे हैं तो दे ले लो, कोई बुरी बात नहीं है। आखिर में 1 महीने बाद उन्होंने कोर्ट में जाके, मतलब मैं भी उनके साथ गई थी, हमारे कुछ साथी गए थे, ये जो आश्रम है हमारी संस्था के नाम पर कर दिए। आश्रम की जगह अच्छी थी, साथ में खुला मैदान भी था। दीदी बहुत खुशी से नई जगह में स्थानांतरित होना चाहती थी, किंतु निराश गांववासियों को दीदी का गांव छोड़ना गवारा नहीं था। हताश गांव वालों ने दीदी की गाड़ी पर पत्थर दे मारा। इस अजीब बर्ताव से स्थिति तनावपूर्ण हो गई, लेकिन दीदी अपने निर्णय पर अडिग थीं और वहां से निकल गईं। रास्ते में कुछ फ़ोन आए मुझे उस गांव से, बच्चों के। उसमें एक फ़ोन मुझे आज भी याद है। 2 बच्चियों ने मेरे से बात की थी फ़ोन पर, और बहुत समझदार बच्चों जैसी उन्होंने बात की और कहा कि दीदी, आज हमारे गांव वालों ने आपके साथ जो व्यवहार किया, इसलिए हम बच्चे आपकी माफ़ी मांगते हैं। आंखों में आंसू आ गए। गांव के बड़ों ने भले ही नादानी की हरकत की थी, परंतु ये दीदी की शिक्षा का ही असर था जिसने बच्चों को बड़ा ही संवेदनशील और विनम्र बना दिया था। इस घटना के 15 दिन बाद जब नर्मदालय फिर से शुरू हुआ, तो दीदी ने देखा कि उनकी एक शिक्षिका जो हमेशा आंख तक घूंघट ओढ़े पढ़ाती थी, आज वो बिना सिर ढके पढ़ा रही हैं। कारण पूछने पर उसने कहा कि सिर ढांकने का मतलब है बड़ों का सम्मान। गांव के लोगों ने दीदी के साथ जो व्यवहार किया वो उसे अच्छा नहीं लगा, इसलिए अब वो सिर नहीं ढांकेगी। यह घटना मुझे ऐसे लगा कि एक बहुत क्रांतिकारी घटना थी गांव की औरतों के बारे में, कि वे कुछ अलग सोचने लगी थी। सर पे पल्लू रखना या नहीं रखना ये कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन अन्याय हो रहा है ये बात उनके मन में आई, ये बहुत बड़ी बात थी। नर्मदालय की गतिविधियां अब तेजी से बढ़ने लगी। उसी दौरान मुंबई की एक संस्था से एक बड़ी वित्तीय सहायता प्राप्त हुई, जिसकी वजह से यह कार्य 8 गांवों में पहुंचा और इसका लाभ 850 बच्चे लेने लगे। परंतु अचानक एक दिन पता चला कि यह सहायता बंद होने वाली है। उसका कारण था एक सर्वेक्षण। इस सर्वेक्षण के अनुसार भारत के हर गांव में पाठशालाएं हैं और 98% बच्चों का नाम स्कूल में दर्ज है। बच्चों को मध्याह्न भोजन, अध्ययन सामग्री, यूनिफॉर्म और साइकिल जैसी चीजें मुफ्त में दी जाती हैं। इसकी वजह से शिक्षा के अलग प्रयास की कोई जरूरत नहीं है। उसी संस्था ने सुझाव दिया कि यदि नर्मदालय दहेज प्रथा, स्त्रियों पर होने वाले अत्याचार, बलात्कार, लैंगिक भेदभाव, यौन शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करे तो ये आर्थिक सहायता उन्हें दी जा सकती है। किंतु दीदी का मानना था कि शिक्षा के माध्यम से बच्चों को विवेकी और संस्कारक्षम बनाया जा सकता है। इससे स्त्रियों पर अत्याचार जैसे सामाजिक प्रश्न और दहेज जैसी पारंपरिक कुप्रथा का समाधान निश्चित है। केवल वित्तीय सहायता पाने के लिए अपने संकल्प से समझौता करना दीदी को मंजूर नहीं था, और फिर दीदी ने निर्णय लिया कि इस कार्य को वो केवल लेपा गांव तक ही सीमित रखेंगी। लेकिन जब ये बात दीदी की नासिक की सहेलियों को पता चली तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उसने कहा कि तुम्हारी मर्जी थी, तुमने काम बढ़ाया, तुमने बच्चों को एक सपना दिखाया कि हाँ तुम आगे बढ़ सकते हो। आज तुम कह रही हो कि नहीं बस मैं बंद कर रही हूँ। ये भी कोई बात हुई? जिन बच्चों को तुमने आगे बढ़ने का एक सपना दिखाया था उनका क्या? जिन महिलाओं को तुमने एक आत्मसम्मान दिया, हौसला बढ़ाया, उनका क्या? उस समय लगभग 850 बच्चे मेरे पास पढ़ रहे थे।
तो उन्होंने कहा कि चलो मानते हैं कि तुम्हारा एक बच्चे का खर्चा 3,000 रुपये एक साल का है, तो क्या हमारे महाराष्ट्र में 800 850 परिवार ऐसे नहीं होंगे कि जो एक एक बच्चे को स्पॉन्सर करेंगे? मैंने कहा कि परिवार तो हो सकते हैं, लेकिन उन तक पहुंचेगा कौन? तो उन्होंने कहा कि ये जिम्मेदारी हम लेते हैं, क्योंकि तुम जो काम कर रही है वो काम हम नहीं कर सकते। और सच में उन्होंने ये करके दिखाया। लेपा से 10 किलोमीटर दूरी पर भटियाण नामक गांव में एक स्वामी वेदांत सिखाया करते थे। उत्सुकतावश दीदी उनसे मिलने गई। वहां धूल से सने नंग धड़ंग बच्चों के बड़े पेट और अस्वच्छता देखकर दीदी का मन भी अस्वस्थ हो गया। तुरंत ही स्वामी जी के आश्रम में नर्मदालय की शुरुआत हुई। गांव में अधिकांश अनपढ़ मजदूर रहते थे जो बहुत गरीब थे। दीदी ने घर घर जाकर उन्हें बच्चों को नर्मदालय भेजने का आह्वान किया। जल्दी ही यहाँ तकरीबन 125 बच्चे आकर शिक्षा ग्रहण करने लगे। आश्रम की इस जगह से लगकर नर्मदा जी बहती हैं। पानी में बच्चों के गिरने का डर लगातार बना रहता था। नर्मदालय के लिए दीदी को ये जगह सुरक्षित नहीं लगी। ग्राम पंचायत में निवेदन करने पर बहुत जल्दी ही उन्हें निःशुल्क पढ़ाने की शर्त पर एक सुंदर सी जगह प्रदान की गई। आर्थिक अड़चनों पर विजय प्राप्त कर यहाँ जल्द ही भवन बनाया गया। 4 टीचर हैं हम, उनको उनके हिसाब से, रुचि के हिसाब से भी उनको जरा बताना, उनको अगर मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा खेल खेल करके पढ़ाई बताना ताकि वो अच्छे से पढ़े। उनको अच्छा लगता है, परिवर्तन हुआ है बच्चों में, पढ़ाई भी करते हैं, थोड़ी सफाई से भी रहने लग गए हैं। स्कूल होने से थोड़ा फ़ायदा हो गया। अब लड़का लड़की बच्चे उनको तो तीनों ही बच्चा बच्ची यहीं पे आते हैं पढ़े, और कुछ भी पढ़ना चाहते हैं बच्चे हैं ना, हम भी पढ़ाने चाहते हैं, तो पढ़ेगा तो आगे भी फ़ायदा, उनके नौकरी चौकरी कुछ भी करेंगे और क्या। यहाँ के कई बच्चे कुपोषित थे। उन्हें 2 वक्त का खाना भी ठीक से नहीं मिलता था। दीदी ने तुरंत ही मध्याह्न भोजन की व्यवस्था शुरू की। लेपा से करीब 50 किलोमीटर दूर नर्मदा तट पर स्थित ओमकारेश्वर भारत के प्रमुख तीर्थ क्षेत्रों में से एक है। यहाँ हमेशा श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। नदी के दोनों तट पर कई धर्मशालाएं और मठ हैं। यहाँ के रामकृष्ण मठ के स्वामी जी ने दीदी से चिंता जताई कि यहाँ पर कोई सरकारी स्कूल नहीं है, इसीलिए बच्चों में शिक्षा का अभाव है। तीर्थ क्षेत्र होने के कारण यहाँ बहुत सारे यात्री आते हैं, नर्मदा जी में नारियल अर्पण करते हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं, जैसे ही कोई भक्त नर्मदा जी में नारियल छोड़ता है, तुरंत नर्मदा जी में डुबकी लगाते हैं, उस नारियल को पकड़ते हैं और दोबारा दुकान में जाके उसे बेचते हैं। भक्त लोग या यात्री लोग जो नारियल 15 रुपये में ख़रीदते हैं, ये बच्चे दोबारा उसको 10 रुपये में बेच के आते हैं। दिन में 15-20 नारियल भी बेचे तो 200 रुपये की कमाई तो यूँ हो जाती। इसलिए ये बच्चे पढ़ना भी नहीं चाहते। मेरा नाम आयुष है। मैं नर्मदा जी में दिन भर में कूद के 15-20 नारियल पकड़ लेता हूँ। 15-20 नारियल के 150-200 रुपये मिल जाते। मेरे पापा सिलाई की दुकान लगाते, मेरी मम्मी नारियल प्रसाद की दुकान लगाती। मेरे यहाँ नारियल प्रसाद की दुकान है, फूल नारियल अगरबत्ती की। मैं सुबह 6 बजे तक दुकान लगाती हूँ और फिर कभी 60-70 से 200 तक का धंधा होता है। मठ की सहायता से यहाँ भी नर्मदालय का कार्य शुरू हुआ। अब यहाँ बच्चे मन लगाकर पढ़ाई करते हैं। दस साल पहले एक गांव के 14 बच्चों को लेकर शुरू किए गए शिक्षादान का आश्चर्यजनक विस्तार सराहनीय है। आज मध्य प्रदेश शिक्षा विभाग से संलग्न 3 माध्यमिक विद्यालय सुचारू रूप से चल रहे हैं, जिनमें अधिकांश बच्चों को निःशुल्क पढ़ाया जाता है। आज 15 गांव के करीब 1800 बच्चे अपना भविष्य संजोने वाली इस संपूर्ण निःशुल्क शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। उनके ज्ञान का स्तर
बढ़ रहा है और साथ ही बढ़ रहा है उनका आत्मविश्वास। मेरे को पहले गणित से बहुत डर लगता था। पहले मेरे को गुणा और भाग नहीं आते थे, वो गुणा और भाग भी आने लगे। मुझे पहले इंग्लिश का बहुत डर लगता था, मुझे अब कुछ नहीं डर लगता। मुझे इंग्लिश आती है अब पूरी तरह से। मुझे इंग्लिश में मैं थोड़ा कमज़ोर था, इंग्लिश में भी बहुत अच्छे अंक प्राप्त करता हूँ और गणित में बहुत अच्छे अंक लाता हूँ। मुझे एक बार इंस्पायर्ड अवार्ड के लिए भी चुना गया था, जो मैं बुरहानपुर अपना प्रोजेक्ट लेके गया था। मेरे प्रोजेक्ट का नाम था इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर। बच्चों के अभिभावकों का मानना है कि नर्मदालय के वातावरण से उनको प्रगति की नई दिशा मिल रही है। 5 सालों में काफ़ी उन्होंने सुधार किया है। उन्होंने भाषाएं चेंज करी है, अच्छे कपड़े पहनना, अच्छी चीज़ें खाना, बुरी चीज़ों को उन्होंने दूर रखा है। बच्चे गांव के हिसाब से जैसे भी उनके घर में जो चलता था कि कई तंबाकू खा रहे हैं, कोई बीड़ी पी रहा है, पर यहाँ के वातावरण ने उन बच्चों के ये सब सारे सेवन जो हैं वो छुड़वा दिए हैं। बच्चों को अच्छी शिक्षा और हुनर सिखाने के लिए इंदौर और मुंबई जैसे शहरों से कुशल व्यक्ति आते हैं जो बच्चों का मार्गदर्शन करते हैं। उन्हीं की जो पाठ्य पुस्तक की किताबें हैं उसमें सुंदर कविताएं हैं और वैसे बच्चे कविता याद नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो हमारे मन में एक ऐसा विचार आया कि उनकी कविताओं को लेकर के स्वरबद्ध करके उनको लेकर के ऐसे कार्यक्रम किए जाएं। उस कार्यक्रम में जो लोग सुनने के लिए आए थे वो अच्छे गायक भी थे उनमें, और उन्होंने कहा था कि ये बड़ा अद्भुत कुछ कार्यक्रम है। आज बच्चे राग पहचानने लगे हैं और कहीं उनको कोई धुन समझ में आती है तो तुरंत उनको लगता है कि ये तो उस राग पर आधारित है, दीदी वो ऐसा है ना, वो उस राग पे आधारित है ना, ऐसा वो कहने लगी हैं। बात उनका इन सब चीज़ों का पढ़ाई पे भी बड़ा अच्छा असर हो रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ गया है, दूसरे विषय भी बहुत अच्छे से करने लगी हैं। मुझे लगता है कि सीखना सिखाना बहुत पहले से मैं कर रही हूँ, संगीत से जुड़ी हुई हूँ, लेकिन मुझे यहाँ आकर के जो आनंद मिलता है वो कुछ अलग तरह का है। नर्मदालय के टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम से टीचर्स को भी काफी फायदा हो रहा है। लड़कियों के भीतर नया आत्मविश्वास जागा है और 10वीं 12वीं पास लड़कियां दूसरे गांव में जाकर शिक्षा की अलख जगाने लगी हैं। खास बात ये कि वो सरकारी नौकरी भी पाने लगी हैं। जब ट्रेनिंग हुई थी तब तो हमको ये सीखने में हमको खुद को भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमने ऐसा कभी देखा ही नहीं था। हम छोटे से थे, सरकारी स्कूल में पढ़े ना, तो हमको वहाँ पर ऐसा माहौल मिला नहीं, और गांव से बाहर भी नहीं हम लोग गए थे, तो हमको ऐसा माहौल वहाँ पर नहीं मिला था। लेकिन जब नर्मदालय में जुड़े, ट्रेनिंग हुई, वहाँ पर हमको ये सब कुछ सीखने को मिला। हमने सीखा भी और बच्चों को भी सिखाया। उनको मतलब ऐसा जो पढ़े के नाम से जो बच्चे डरते थे, वो जैसे कि स्कूल नहीं आते थे, लेकिन हमारे नर्मदालय में आते थे वो, क्योंकि उनको वहाँ पर नई नई चीज़ें और मतलब नई विधियों से वहाँ पर उनको सीखने को मिलता था, नई तरीके से खेल खेल में उनको ये सब सीखने को मिलता था। तो उनको तो कुछ सब नया लग रहा था, तो हमको भी पढ़ाने में बहुत मज़ा आ रहा था और बच्चों को भी, क्योंकि बच्चे भी बहुत अच्छे से सीखते थे। हमारा गांव बहुत छोटा होने के कारण गांव में लड़कियों को पढ़ने भी नहीं जाने दिया जाता है बाहर। मेरे साथ की लड़कियों ने सभी ने स्कूल छोड़ दी थी 10वीं क्लास से, तो मैंने भी सोचा कि मैं भी छोड़ देती हूँ, और मेरे घर वालों ने भी मना कर दिया कि नहीं, लड़की को मत भेजो बाहर। लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे सपोर्ट किया और कहा कि नहीं, सभी ने छोड़ दिया तो क्या हुआ, तू जा स्कूल। तो मैंने जैसे तैसे डरते डरते 12वीं क्लास पास की। स्कूल में जगह ढूंढने लगी कि कहीं स्कूलों में पढ़ाने के लिए जगह मिल जाए। तो फिर नर्मदालय के बारे में पता चला, दीदी के बारे में, तो नर्मदालय से फिर मैं जुड़ी। पूछा उन्होंने कि अब हमारे साथ काम करोगे, तो मैंने कहा कि हाँ। तो पहले तो मैंने पैसों के लिए सोचा था कि कुछ भी बच्चों को पढ़ाएंगे तो पैसे मिलेंगे, तो थोड़ा खर्च भी चल जाएगा घर का। फिर वहाँ पर हम गए और वहाँ पर जो सीखा हमने, उससे लगा कि इसके आगे पैसे कुछ भी नहीं है, और अगर यहाँ पर फ्री में भी करना हो तो हम करेंगे काम साथ में। गांव में गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता था, वहाँ पर हम भी ट्रेनिंग भी होती थी, तो हमें ट्रेनिंग के लिए भी जाना होता था। तो ट्रेनिंग पर जाते थे तो वहाँ से जो सर और आते थे, मैडम, वो हमें अच्छा पढ़ाते भी थे और वहाँ बहुत कुछ सीखने को भी मिलता था। कई गांव में 8वीं कक्षा के आगे स्कूल न होने के कारण बच्चों को गांव छोड़कर शहर या तहसील में जाना पड़ता है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले बच्चों को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे बच्चे जो किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते, उनके लिए
नर्मदालय में ही कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र शुरू किया गया। यहाँ पर विद्युत उपकरणों की देखभाल, प्लम्बिंग, सिलाई, भवन निर्माण, दोपहिया वाहनों को सुधारना, डेयरी फार्मिंग और जैविक खेती जैसे विषयों में शास्त्रीय प्रशिक्षण दिया जाता है। कुछ बच्चों को महाराष्ट्र में पाबल स्थित विज्ञान आश्रम में प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षित बच्चों ने वापस आकर आश्रम के कार्यों में अपना हाथ बटाना शुरू किया। हमें पाबल भेजा गया था DBRT डिप्लोमा इन बेसिक रूरल टेक्नोलॉजी करने के लिए। वहाँ पर 4 सेक्शन थे, इलेक्ट्रिक, फूड प्रोसेसिंग, वर्कशॉप और एग्रीकल्चर। वो हम सीख के और वहाँ पर हम कैंपस सिलेक्शन भी हो गए थे, तो उस काम को हम छोड़ के नर्मदालय में वापस आए और यहाँ पर हम बच्चों को वर्कशॉप का काम सिखाते हैं, सुतार काम, वेल्डिंग का और इलेक्ट्रिक और फूड प्रोसेसिंग का सिखाते हैं। गांव की एक प्रमुख समस्या बाल विवाह भी थी। अपरिपक्व अवस्था में ससुराल जाना, मां बनना और बच्चों को जन्म देना, इन कष्टप्रद अवस्थाओं से लड़कियों को लगातार गुजरना पड़ता था। इससे उन्हें शारीरिक और मानसिक पीड़ा होती थी। 12 वर्ष की उम्र में मेरी शादी कर दी गई थी और 15वें वर्ष में मुझे ससुराल भेज दिया गया था। फिर मेरी 2 बेटियां हुई और तीसरी बेटी भी होने के कारण मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली। फिर मुझे मजबूरन अपनी दोनों बेटियों को लेके मेरी माँ के घर आना पड़ा। यहाँ पर भी काफ़ी दुखों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे मध्याह्न भोजन में खाना बनाने का काम मिला। मैं और मेरी 5 साल की बेटी वहाँ पर बर्तन मांजते थे, तो भारती दीदी ने मुझे डांटा कि तुम इससे पढ़ने क्यों नहीं भेजती। मैंने उनको अपनी स्थिति बताई। फिर भारती दीदी ने बोला कि आप यहाँ मेरे साथ काम करोगी क्या कुछ, तो मैंने हाँ कर दी। फिर यहाँ पर मुझे किचन का काम सौंपा गया। मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि जो महिला 4-5 लोगों का खाना बनाने में थोड़ा सा डर लगता था, आज 50 भी लोग आ गए तो बिना झिझक और बिल्कुल शांति से बहुत अच्छा खाना बना लेती। गांव की महिलाओं को दोहड़ और रजाई निर्माण के अलावा सिलाई में प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार उपलब्ध करवाया गया। यहाँ पर सिलाई में मैंने बेबी सेट, मोबाइल पाउच, चादर, दोहड़, पर्सेस और थैलियाँ बनाना सीखा और आज हमारा काम काफ़ी बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस सब काम की देखरेख और हिसाब मेरे ही हाथ में है। पिछले साल हमने कुल मिलाकर 3 लाख का सामान बेचा। आज आत्मविश्वास से बात करने वाली इन महिलाओं को नर्मदालय में आकर काम करने के लिए काफ़ी संघर्ष करना पड़ा। मुझे 3-4 किलोमीटर पैदल चलकर आना पड़ता था। कुछ लोगों ने तो मुझसे कहा कि इतने से पैसों के लिए क्यों इतनी दूर जाती हो, लेकिन मैंने उनकी किसी बात पर ध्यान नहीं दिया और अपना काम में मन लगाकर करती रही और परिणाम आज सामने है। मुझे कोई कुछ नहीं कहता, मेरा निर्णय सही था। नर्मदालय ने मेरे और मेरे परिवार की सोच बदल दी है। दीदी के साथ में पिछले 6 सालों से इस काम में जुड़ा हूँ। आज संस्था का काम 15 गाँव में है। शिक्षा की नींव संस्था के माध्यम से इन बच्चों में रखी गई है, तो उसको आगे बढ़ाते हुए व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र और एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के माध्यम से इनको एक अच्छा जिम्मेदार नागरिक बनाएंगे, जिससे कि खुद का भविष्य सुनहरा होगा और इसी सुनहरे भविष्य के साथ में वो लोग गांव की उन्नति करेंगे। नर्मदालय द्वारा जो मतलब योजनाएं चलाई जा रही है, ये अगर हर गांव में इसी प्रकार की योजनाएं चलती रहे तो हर गांव का विकास होगा। नासिक से जब यहाँ आई तब ऐसे सोचा नहीं था कि ये काम इतना आगे बढ़ेगा। आज मैं भी इस बात को मानती हूँ कि ये जो काम चल रहा है, इस कार्य के पीछे एक दैवी प्रेरणा है और अंदर से एक बात महसूस कर रही हूँ कि यह जो कार्य है यह आगे चलता ही रहेगा, क्योंकि ये मेरी इच्छा नहीं, किसी एक व्यक्ति की इच्छा नहीं है। इसके पीछे एक दैवी प्रयोजन है। यह कार्य ऐसा ही चलता रहेगा, नर्मदा जी के अक्षय प्रवाह जैसा। नर्मदे हर नर्मदे।